लेकिन सभी को मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। क्या शिवसेना को भारी पड़ेगी राणे के खिलाफ लड़ाई? ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, दिवाकर हैं और अभिषेक हैं। नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बीजेपी का ये कहना है कि उद्धव सरकार पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है और ऐसे ही सत्ता का दुरुपयोग करके नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, अभिषेक के पास भी मिल जाऊंगी, लेकिन दिवाकर आप बताइए, आप कहाँ पर मौजूद हैं और जो नारायण राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें उसकी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और क्या कुछ हो सकता है आज दिन भर? देखिए, नारायण राणे करीब आज सुबह 5 बजे के आसपास अपने जुहू के इसी जो घर है उनका, वहां पर पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, मीडिया से कोई बात नहीं की है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 4 बजे के आसपास जो है नारायण राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उनका रुख हो सकता है, स्पष्ट हो जाए कि आखिर किस तरह से आगे शिवसेना को जवाब देना है। जिस तरह से शिवसेना ने पूरे राज्य में कल उनके बयान को लेकर आंदोलन किया, कई जगहों पर तोड़फोड़ की। मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता और नारायण राणे समर्थक जो है आपस में भिड़ गए थे। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उन्हें शांत करवाने के लिए। और उसके बाद से जब से नारायण राणे यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस की आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकती हैं कि यहाँ पर पुलिस सुबह से ही यहाँ पर तैनात की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सबसे अहम चीज यह है कि जब से नारायण राणे आए हैं, शिवसेना के लोग दोबारा यहाँ पर आके प्रदर्शन ना कर पाए, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। दूसरी अहम चीज इस पूरे मामले में यह है कि जो नासिक में जो एफआईआर दर्ज हुई थी नारायण राणे के खिलाफ, उसको लेकर नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस भेजा है। 2 सितंबर को उन्हें 12 बजे नासिक पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन उस नोटिस में एक चीज और लिखी है कि जब तक वो पेश नहीं होते तब तक कोई भी आपत्तिजनक बयान वो नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंसेज है उस केस के, उसको टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तमाम जो शर्तें हैं उस नोटिस में लिखी हुई हैं। लेकिन जब से वो जमानत पर यहाँ मिलने के बाद घर पर पहुंचे हैं, तब से उनका अगला रुख क्या होगा, बीजेपी का अगला रुख क्या होगा, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। जानकारी ये मिल रही थी कि बीजेपी के कुछ नेता भी नारायण राणे से मिलने के लिए यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति आगे क्या होगी, नारायण राणे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उनके बेटे जो नीलेश राणे, उन्होंने कहा था कि जो भी प्रदर्शन शिवसेना ने किया उसका मुंहतोड़ जवाब उनकी पार्टी जरूर देगी। तो जाहिर तौर पर जब 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आगे की रणनीति का वो खुलासा करें और किस तरह से शिवसेना को जवाब देना है, इसकी बात वो मीडिया के सामने रखें। बिल्कुल अभिषेक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नारायण राणे करने वाले हैं उनको जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन तमाम बीजेपी नेताओं की ट्वीट सामने आती है। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके जश्न मनाया है। तो ये कहा जा सकता है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। देखिए, अब ये लड़ाई सिर्फ नारायण राणे या शिवसेना के बीच नहीं हो गई है, ये पूरी लड़ाई अब बीजेपी बनाम शिवसेना हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का ट्वीट आया, उसके बाद जेपी नड्डा की बातचीत हुई महाराष्ट्र के नेताओं से और साफ कर दिया कि लाइन क्या रहने वाली है बीजेपी की। बीजेपी ने कल ही साफ कर दिया था कि उस वक्तव्य का भले ही बीजेपी समर्थन नहीं करती है, लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है। और वैसा ही दिखा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोग लगातार साथ में रहे और कहीं न कहीं स्टेट की लाइन क्लियर नहीं होने पर जेपी नड्डा को खुद ट्वीट करना पड़ा और स्टेट की लाइन को क्लियर करना पड़ा। इससे साफ है कि बीजेपी अब मैदान में उतर चुकी है। और आज कुछ देर बाद यानी करीब 2:45 बजे के आसपास बीजेपी की तरफ से इस पूरे विवाद पर बातचीत करने के लिए खुद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आशीष शेलार सामने आए हैं। उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अपना पक्ष रखें और उसके साथ साथ बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर बातचीत करें। लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए एक कोशिश ये रहेगी कि नारायण राणे को कैसे भी रोका जाए। हालांकि नारायण राणे ने यह क्लियर कर दिया कि 2 दिनों तक उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को फिलहाल कोंकण में रोक दिया गया है, क्योंकि अब रत्नागिरी के आगे उनको सिंधुदुर्ग की तरफ आगे बढ़ना है।
तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है कि नारायण राणे की कोशिश ये है कि प्रदेश भर में जितनी एफआईआर हुई है उन सभी एफआईआर को क्लब करके और लेकर आया जाए एक जगह, ताकि इस पूरे हियरिंग को एक ही जगह से सुना जा सके, पूरे मामले को एक ही जगह देखा जा सके। और कल जिस तरीके से इस पूरे मामले में जमानत मिली है वही ग्राउंड देख के कोर्ट कोशिश राणे केसेस है वहां पर अग्रिम जमानत मिल जाए ताकि इस केस आगे कोई न आए। और 2 दिन बाद जब राणे की फिर आशीर्वाद यात्रा आगे से के लिए सिंधु रास्ते पर, तो वहां के का प्रसार चल रहा है इस पूरी कोशिश है। लेकिन ये लगातार देखो नहीं अब राणे करके खुद बीजेपी बिल्कुल, तो ये लड़ाई अब बीजेपी बनाम शिवसेना हो गई है। या देखिए किस तरीके से पत्थर फूटे जा रहे हैं, सड़कों पर अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है और तमाम नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, वो मामले को और फूल दे रहे हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि हम नारायण राणे के स्टेटमेंट को तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि शर्जिल उस्मानी के खिलाफ कोई परिवर्तन नहीं हुई है। तो यहाँ पर अब बीजेपी पूरी तरीके से शिवसेना के खिलाफ है और नारायण राणे के सपोर्ट में। देखिए जसप्रीत, देखिए जिस तरीके से कल देवेंद्र फडणवीस ने बताया, मीडिया से बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो विवादास्पद बयान दिया है वो उनकी मन की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से नारायण राणे के खिलाफ पूरे राज्य भर में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर बीजेपी उनको नारायण राणे के पीछे खड़ी हुई है, कानूनी रूप से पूरा सपोर्ट करती है। और बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि एक के बाद एक 4 एफआईआर अलग अलग सिटीज में नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर हो गई। पहली एफआईआर हुई नासिक में, फिर दूसरी महाड रायगढ़ में, तीसरी हुई फिर पुणे में, और फिर जो अंतिम जो चौथी एफआईआर थी वो हुई आपकी थाने में। तो इसको लेकर जो लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी उसको लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि वो अपने नेता को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उनका बयान हो सकता है, उनकी मन की बातें हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी उनकी पूछा खड़ी है, क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से कानूनी कार्रवाई लगातार कर रही थी, उन्हें एफआईआर किया गया, उनको तुरंत अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद पूरा ज्यादा वहां पर कल आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था। काफी बीजेपी और शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पर काफी ज्यादा मारपीट हुई और अलग अलग जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है कि जिस तरीके से कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसा जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। यही वजह है कि जसप्रीत आज नारायण राणे की वकील और उनकी टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अब अपील की है कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर की गई है, जो 4 एफआईआर हुई है, उसे स्क्वैश किया जाए, यानी कि रद्द किया जाए। अभी पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा कि नारायण राणे की जो याचिका है एफआईआर रद्द करने की, उसे करना है या नहीं। दिवाकर, आप नारायण राणे के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, इंतजार इसी बात का है कि नारायण राणे हो या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य हो इस पूरे मामले में मीडिया से बात करें, लेकिन अब तक कोई सदस्य जो है वो बाहर नहीं आया है। हालांकि जो पुलिस का बंदोबस्त आप देख रही हैं, ये पुलिस का बंदोबस्त है और आपको पीछे जो हिस्सा दिख रहा है वो ये बिल्डिंग जो आपको पीछे दिख रही है, ये जो है नारायण राणे का घर यही है और इसी में नारायण राणे इस वक्त मौजूद हैं। सुबह 5 बजे के आसपास वो अपने घर पर पहुंचे थे रायगढ़ से। उसके बाद से ही इंतजार इसी बात का है कि आखिर वो मीडिया के सामने अपनी अगली रणनीति का खुलासा कब करेंगे, कब वो मीडिया से बात करेंगे, तो ये इसका इंतजार है। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त जो है वो काफी तगड़ा रखा गया है, क्योंकि शिव सैनिकों के फिर से अगर यहाँ पर पहुंचने के बाद हंगामा शुरू हो जाए उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और यही वजह है कि लगातार जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं या फिर आला अधिकारी हैं पर निगाह बनाए हुए हैं, लगातार जो है एक दूसरे के संपर्क में है। दूसरी अहम चीज पूरे मामले में जसप्रीत ये है कि जो नासिक पुलिस कमिश्नर है दीपक पांडे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नासिक पुलिस कल रत्नागिरी में नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए। दिवाकर, आपकी ऑडियो में दिक्कत है?
जो है आपका माइक म्यूट हो नारायण राणे ने बाकायदा, ठीक है, अब आपकी आवाज दिवाकर। जी जी। दीपक पांडे ने साफ तौर पर कहा कि नारायण राणे ने बाकायदा वो लिखित स्टेटमेंट दिया है, लिखित आश्वासन दिया है कि वो जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती या जब तक वो जो है पुलिस के सामने पेश नहीं हो जाते तब तक किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक बयान नहीं करेंगे और इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे। दूसरी अहम चीज जो दीपक पांडे ने बोली है कि उनकी टीम अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसी वक्त नारायण राणे ने उन्हें लिखित आश्वासन दे दिया, इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया नासिक पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में अब नारायण राणे की थोड़ी मुश्किलें जरूर है, क्योंकि 2 सितंबर को उन्हें नासिक में पुलिस के सामने पेश होना है, लेकिन उसके पहले उनके वकीलों की जो टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी एफआईआर कल महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज हुई है वो क्लब की जाए और क्लब करने के बाद फिर अपील की जाए कोर्ट में कि उसे खारिज कर दिया जाए। तो तमाम जो प्रोसेस है वो चल रही है, लेकिन जो वकीलों की टीम है यहाँ से सुबह करीब 10 बजे के आसपास निकली थी। लंबी मीटिंग नारायण राणे के साथ उनकी लीगल टीम की हुई और उसके बाद टीम निकलती है। उनके वकीलों का कहना है कि हम हाई कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं और वहां पर यही कोशिश करेंगे कि तमाम एफआईआर को रद्द किया जाए। तो यहाँ पर लगातार जो लीगल जो पक्ष है उसको लगातार राणे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है उनका मजबूत रहे और सारे एफआईआर जो है वो रद्द हो जाए। लेकिन अब शिवसेना की तरफ से जो जानकारी मिली है कि उद्धव ठाकरे ने खुद युवा सेना के लोगों को बुलाया था, उनका अभिनंदन किया था कल उन्होंने जो प्रदर्शन किया, लेकिन जो स्थिति बनी, कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी, कैसी कल आपने तस्वीरें भी देखी कि नारायण राणे समर्थक और शिवसेना के कार्यकर्ता किस तरह से आधे घंटे तक मुंबई की सड़कों पर आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे को मारने पर उतारी तो हथियार तक निकल आए थे उस दौरान। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है कि नारायण राणे जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके अगला रुख क्या होगा, उनकी अगली रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक, नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार, अब ये लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है। बिल्कुल, इस पूरी लड़ाई में कहीं एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व भी नारायण राणे के साथ खड़ा है और नारायण राणे को मानता है कि इस पूरे मामले में कहीं पे भी नारायण राणे ने इस तरीके की गलती नहीं की जिसका हर्जाना उन्हें गिरफ्तारी देके उठाना पड़े। हालांकि बीजेपी की कोशिश हमेशा ये रही है कि नारायण राणे के जरिए कहीं न कहीं शिवसेना के ऊपर एक तगड़ा प्रहार किया जा सके, क्योंकि नारायण राणे जहां से आते हैं, कोंकण का वो इलाका, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़, इस इलाके में खास करके नारायण राणे के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और वहां पर शिवसेना का भी गढ़ है। तो कोशिश यह है कि उस शिवसेना के गढ़ को तोड़ा जाए और इसी वजह से नारायण राणे को जब कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो कहीं न कहीं सामने वाले बीएमसी चुनाव को भी देखा गया। बीएमसी के चुनाव में 227 सीटों में जो मराठी वोटर्स हैं उसमें से 60% मराठी वोटर्स वो कोंकण इलाके से आते हैं और अगर नारायण राणे या दूसरे इस तरीके के नेता जो कोंकण से आते हैं अगर वो मजबूत रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर बीएमसी पर पड़ेगा और बीएमसी में आने वाले समय में शिवसेना को एक कड़ी टक्कर दी जा सकती है। अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो नारायण राणे को जब गिरफ्तार किया गया उसके ठीक बाद तुरंत यहाँ बीजेपी की तरफ से 2 बड़े नेता आशीष शेलार और दूसरे प्रवीण दरेकर को वो कोंकण में भेजा गया, रत्नागिरी संगमेश्वर जहां पर यात्रा थी और वहां से उस यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। चूंकि आशीष शेलार और प्रवीण दरेकर दोनों ही कोंकण इलाके से आते हैं और आशीष शेलार पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रहे हैं महाराष्ट्र के हैं और दूसरा अपोजिशन लीडर विधान परिषद के प्रवीण दरेकर हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि कोंकण इलाके में जब यात्रा जा रही है और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर कोंकण के नेताओं को आगे रखा जाए ताकि वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश हो। और यही वजह रही कि नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पूरी तरीके से खड़ी रही और कहीं न कहीं बीजेपी ने कोंकण के खास करके राणे सपोर्टर्स हो या बीजेपी के वोटर्स हो उन सभी को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती रही कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है और सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रही। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो दोनों राणे के साथ रहा है। वक्तव्य का भले ही समर्थन ना करो लेकिन व्यक्ति के समर्थन की बात
खुद देवेंद्र फडणवीस ने कही। उसके अलावा लगातार प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो या दूसरे नेताओं का बयान हो, वो कंटिन्यू आते रहा। और कल देर रात जब जमानत मिली है कोर्ट से, उसके बाद आज राणे की कोशिश है कि अगले 2 दिनों के भीतर कानूनी दांवपेच से निपटा दिया जाए, ताकि अगले 2 दिनों बाद फिर से यात्रा शुरू की जा सके। ठीक है, तो अब इंतजार है नारायण राणे की, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अब से कुछ देर में। हमारे सहयोगी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। विवेक, जो ये पूरा विवाद है, ये आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के है जो नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ की थी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी बयान दिया था, आपत्तिजनक टिप्पणी थी, तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए जसप्रीत, देखिए इस पूरे मामले में ये बात बहुत समझना जरूरी है कि शिवसेना और ये बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और नारायण राणे की है। नारायण राणे पहले शिवसेना में थे, काफी लंबे समय तक वो शिवसेना में रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस के बाद उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद खुद की पार्टी बनाने के बाद ये उनकी चौथी पार्टी है, बीजेपी में शामिल हुए और अब उन्हें यूनियन मंत्री बनाया गया है। तो जब ये देखिए क्लैश है, ये पार्टी का नहीं बल्कि दो बड़े नेताओं का क्लैश है, दो बड़े नेताओं के बीच का ईगो क्लैश है। जिस तरह से कल नारायण राणे ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कौन है शिवसेना, मैं किसी को जानता है, अगर हिम्मत है तो मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखते हैं कौन मुझे गिरफ्तार करने आता है। ये बात उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से भी कही थी और ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही थी। तो जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने साफ तौर पे देखिए 4 शहरों की पुलिस लगा दी अरेस्ट करने के लिए और तुरंत ऑर्डर निकाल दी कि ये आदमी हर हाल में अरेस्ट होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जिस समय नारायण राणे अपनी रथ यात्रा निकाले थे, जब वहां पे वो अपनी रैली में शामिल थे, तब उनकी 3 शहर की पुलिस, नासिक की पुलिस पहुंची, पुणे की पुलिस पहुंची और जिस जगह मौजूद थे रत्नागिरी, वहां की पुलिस पहुंची। यानी कि जो सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन था वो महाड में था, जहां पे एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें वहां की पुलिस पहुंचने के बाद बकायदा उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पे लाया गया। लेकिन तस्वीर देखिए, जैसे ही उन्हें बेल मिलती है, मैं नारायण राणे का ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे पे। जैसी बेल मिलती है, देखिए इस बेल पे उन्होंने फिर बाद में ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो कानून व्यवस्था है उनकी वो मानते हैं और मानने के बाद उन्हें सत्यमेव जयते का ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन्हें पूरा दिन वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करती रही है। पूछताछ करने के बाद बाकायदा उन्हें अरेस्ट कर जो महाड पुलिस स्टेशन है वहां पे लाया गया और वहां पे लाने के बाद बाकायदा उन्हें रात में कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनके दोनों बेटे थे, साथ में कोर्ट में गए और रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही और कंडीशन बेल दी गई है। कंडीशन बेल दी गई, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपको 2 सोमवार यानी कि आने वाले जो 2 सोमवार है आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा पुलिस स्टेशन में। दूसरी तरफ जो नासिक पुलिस ने उन्हें बाकायदा नोटिस जारी करके कहा है कि 2 सितंबर को आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा। यानी कि कानूनी शिकंजा कसते जा रही है महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का मैं अपडेट देना चाहूंगा, तो कोर्ट ने भी जब उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया था ना, तो जज ने साफ तौर पे कहा था कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं है, गिरफ्तारी सही की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता। यही वजह है कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद जो उनके वकील थे उन्होंने तुरंत वहां पर बेल एप्लीकेशन फाइल की और नारायण राणे को बेल मिल गई। अभी पूरा मामला जो है वो अब कानूनी प्रक्रिया में फंस चुका है। अब नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर हो चुके हैं। अब नारायण राणे पूरी कोशिश ये रहेगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है और कोशिश ये रहेगी जो 4 एफआईआर उनके ऊपर है, वो 4 एफआईआर नामजद एफआईआर है, जबकि किसी में कोई अननोन एक्यूज नहीं है। बाकायदा उसमें नाम लिखा गया नारायण राणे, उनकी पोस्ट लिखी गई है, इज अ नेम्ड एफआईआर। तो उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि 4 एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लेकिन बीजेपी से आमने सामने है, ये तो सब साफ पता चल रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल। तो दिवाकर, जो बातें विवेक बता रहे थे, अब नारायण राणे की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ 4 शहरों में एफआईआर, यानी कि नारायण राणे की राह आसान नहीं रहने वाली है। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप कह रही हैं कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है तो दरवाजा खटकाने का मतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है नहीं मिलती है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसला करना है जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जो दिवाकर नीलेश राणे हैं और नीलेश राणे हैं, नारायण राणे के दोनों
नारायण राणे के दोनों बेटे जो नीलेश राणे और नितेश राणे हैं, इसी कंपाउंड से जो उनका घर है जोहू इलाके में, यहाँ से अभी निकले हैं, बाहर की तरफ कहीं गए हैं। हालांकि वो कहाँ गए हैं इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन जाहिर तौर पर सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि राणे फैमिली का आकर कोई भी शख्स जो है मीडिया से बात करे, आखिर आगे का स्टेप क्या होगा उनका, कैसे वो, जैसे कि उन्होंने बयान दिया था कि मुंहतोड़ जवाब देंगे शिवसेना को, तो आगे की रणनीति किस तरह की होगी उनकी तरफ से कोई अब तक बात नहीं की गई है। हालांकि दोनों बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन एक ऑफिशियल जो मैसेज जारी किया गया है कि 4 बजे नारायण राणे खुद इस पूरे मुद्दे पर मीडिया से बात करेंगे और बात करने के बाद जो है आगे की रणनीति तय होगी। और फिर बीजेपी नेताओं के लगातार वो संपर्क में है, जो जानकारी मिल रही है, लगातार बातचीत की जा रही है कि आखिर बीजेपी कैसे जो है शिवसेना के जो तरफ से जो कल आंदोलन किया गया था, कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया था, बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया गया था राज्य के कई इलाकों में, उसका जवाब कैसे शिवसेना को देना है, ये रणनीति तय होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो कानूनी पेच है, उसमें अगर नारायण राणे को राहत नहीं मिलती है बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और फिर नासिक पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो नारायण राणे उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि इस प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन 2 सितंबर को 12 बजे उन्हें नासिक पुलिस की साइबर सेल के सामने पेश होना है। तो उस दौरान कई सारे सवालात उनसे होंगे नासिक पुलिस की तरफ से, और फिर देखना यह अहम होगा, क्योंकि मुश्किलें, जमानत जरूर मिल गई है लेकिन मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है। जसप्रीत, बिल्कुल जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह आसान नहीं है। दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, साथी अभिषेक और विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी का शुक्रिया।